नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। अक्टूबर के महीने में बाढ़ विभीषिका अब लोगों को चैन से नहीं रहने दे रही है। कानपुर में भी पांडु नदी में ऐसा उफान आया कि एक बस्ती उसकी चपेट में आ गई, मायापुरम, और उससे 1500 लोग प्रभावित हो गए। हालांकि वहां पर बचाव कार्य, राहत कार्य शुरू कर दिया गया है और इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। विधायक सुरेंद्र मैथानी भी मौके पर पहुंच चुके हैं, जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और बाकायदे मजिस्ट्रेट, तहसीलदार सभी मिलकर के राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। क्षेत्र की बिजली काट दी गई है ताकि लोगों को सामान निकालते समय किसी भी प्रकार के बिजली से संकट उत्पन्न ना हो। वैसे ही उत्तर प्रदेश में 21 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की विभीषिका है। अब फिर मैं कहूंगा कि अक्टूबर के महीने में इस तरीके की बाढ़ निश्चित रूप को कर रही है परेशान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निगरानी कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। हवाई सर्वे कर रहे हैं गोरखपुर में, महाराजगंज में। और सच बात तो ये है कि कई नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर है, जिनमें घाघरा नदी है, शरवी नदी है, रेहू नदी है, राप्ती नदी है। ये ज़्यादातर पूर्वांचल की है और इनमें जितना पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है उसके कारण लोग परेशान हैं। बराबर इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो किसानों को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए। मुख्यमंत्री राहत और बचाव कार्य के कैंपों में भी जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि उन्हें ये लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा। लेकिन एक और हमारी सरकार इतना सतर्क है और दूसरी ओर कभी कभी अधिकारियों के ऐसे बयान आ जाते हैं, कभी कभी अधिकारी ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे सरकार की छवि भी खराब होती है और शासन को भी झटका लगता है और आम नागरिक भी परेशान हो जाता है। अब अंबेडकर नगर के डीएम शैमुअल पाल मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंच करके उन्होंने देखा कि किस तरीके से बाढ़ आई है, चौकियां बना दी गई हैं, चौकियों में लोग रह रहे हैं और ये भी देखा उन्होंने कि किस तरीके की सारी सुविधाएं हैं, उससे संतुष्ट भी नजर आए। लेकिन इसी बीच हुआ क्या? हुआ ये कि डीएम साहब से कुछ लोगों ने कहा कि ये जो चौकियां हैं ये हमारे घर से काफ़ी दूर हैं, बेहतर होगा कि हमारे घरों में ही ये सुविधाएं जो हैं उपलब्ध करा दी जाए, विशेष तौर से खान पान की। डीएम साहब को पता नहीं क्या हुआ कि डीएम साहब पूरी तरीके से नाराज हो गए और क्या कहने लगे, सरकार जोमेटो सर्विस नहीं चला रही है। ये डीएम साहब का बयान है। सरकार जोमेटो सर्विस नहीं चला रही है जो आपके घर घर खाना पहुंचाया जाएगा। अब इसको लेकर के काफी आलोचना हो रही है, डीएम की भी आलोचना हो रही है, सरकार की भी आलोचना हो रही है और कहा यह जा रहा है कि किस तरीके से
जमीन में काम हो रहा देखिए। सरकार कुछ भी कहे, शासन कुछ भी कहे, मुख्यमंत्री कुछ भी कहे, लेकिन जो रवैया है अधिकारियों का वो कभी कभी इतना कड़वा हो जाता है, इतना तीखा हो जाता है, इतना प्रबल हो जाता है कि लोग परेशानी महसूस करते हैं कि आखिर ये हो क्या गया, कहाँ हम सोच रहे थे और क्या हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि किस तरीके से तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हम बाहर और राहत में और बचाव में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर सकें। ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी और भी है कि जनप्रतिनिधियों को मौके पर जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को जनता के कष्टों को और पीड़ितों के कष्टों को सुनना चाहिए और उन्हें चाहिए कि वो अधिकारियों और जनता माने पीड़ित के बीच में एक समन्वय स्थापित करें। जब तक ये समन्वय स्थापित नहीं होगा तब तक इस तरीके की स्थितियां बनी रहेंगी। इसलिए जरूरी ये है कि अगर बाढ़ से लोग पीड़ित हैं तो उन्हें बचाव और राहत कार्य पहुंचाया जाए, वो भी पूरी संवेदना के साथ, क्योंकि वो तो खुद ही परेशान है। और उसके साथ में अगर ये जो है आलोचना में कहा जा रहा है कि अगर डीएम साहब से कहा था तो डीएम साहब को समझना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए, बल्कि ये नहीं कहना चाहिए कि जोमेटो सर्विस नहीं चला रही है सरकार जो आपके घर घर तक खाना पहुंचाए। इस समय अब अपने देश में चुनाव की हलचल तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश का कार्यकाल नवंबर को खत्म हो रहा है। दिसंबर को गुजरात में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे ये दिन नजदीक आते जा रहे हैं विधानसभा कार्यकाल के खत्म होते, वैसे वैसे चुनावी हलचल तेज हो गई। अब इस समय चुनावी हलचल जो है हिमाचल प्रदेश में तेज है। एक हफ्ते में 2 बार प्रधानमंत्री बाकायदे दौरा कर चुके हैं और तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुके हैं। आज वहां पर प्रियंका गांधी भी हैं। प्रियंका गांधी भी बाकायदे इस बात के लिए आह्वान कर रही हैं कि अब सरकार हर हाल में कांग्रेस की बननी चाहिए। उन्होंने आज एक जनसभा को भी संबोधित किया। लेकिन कल अब अमित शाह पहुंच रहे हैं और उसका कारण क्या है कि किसी भी वक्त हिमाचल के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अब इसमें कोई देरी नहीं है और चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लगते ही सारे काम ठप हो जाएंगे। इसीलिए हिमाचल में चुनावी अभियान तेज हो गया है। हालांकि चुनाव में जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। वहां पर जो है 2 ही दल हैं हिमाचल प्रदेश में, और जहां पर सीधी टक्कर है वहां पर 68 सीटें हैं। 68 सीटों में पिछले बार बीजेपी को 44 सीटें मिली थी और 21 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में गई थी। तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर सीधी टक्कर, और एक समय था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का एक आधिपत्य चलता था, लेकिन जब से उनके जो पुरोधा थे कांग्रेस के वहाँ पर वीरभद्र में,
तो उनके महाप्रयास से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी की तेजी के साथ बढ़ गई। और अभी भी उसका प्रयास ये है कि हम जो है अपनी बढ़त बनाए रखें, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे दिग्गज नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस समय वहाँ की कमान जयराम ठाकुर के पास है और इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि जल्द से जल्द बीजेपी एक बार फिर अपनी प्रभावी चुनावी रणनीति से हिमाचल पर कब्जा करे। लेकिन कांग्रेस भी अब इस ताक में है कि हम कैसे इस पर अपना कब्जा कर सकें। जहाँ तक गुजरात की बात है, कहा जा रहा है कि अब हिमाचल की जैसे तारीख घोषित हो जाएगी उसके बाद, ये सूत्रों का दावा है कि दीपावली के बाद या उसके पहले कभी भी 12 जो वहाँ की जो चुनावी स्थितियां हैं उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि दीपावली के बाद भी जो है चुनाव तिथियों की घोषणा हो सकती है। अगर हम गुजरात की बात देखें तो गुजरात में लगातार बीजेपी अपनी सत्ता पर काबिज है और वहाँ पर मोदी और अमित शाह का जो एक तरीके से मॉडल, चुनावी मॉडल चल रहा है। वहाँ पर जो सीटें हैं वो 182 सीटें हैं। पिछले बार थोड़ा सा स्थिति ये बनी थी कि वहाँ पर बीजेपी को 99 और कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। इस बार के चुनाव में, ये जो इस बार का चुनाव हो रहा है, इस बार के जो है चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में आ गई। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है, हम आपको बता दें। इस बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि ज्ञान वापी मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज कर दी गई है। मतलब जो हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा था कि शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग कराई जाए, इस मांग को अभी अभी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मतलब सीधा सीधा ये है कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी। उसके कई तर्क पहले दिए गए थे, कोर्ट अपना फैसला भी डिटेल में देगी, लेकिन इसके पहले ये कहा गया था कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग की जांच नहीं हो सकती है। वहां पर विवाद क्या हुआ, ज्ञान वापी में जो शिवलिंग मिली है, जो वजू खाने में, कहा यह जा रहा है, हिंदू पक्ष कह रहा है ये शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये फव्वारा है। तो ये हुआ कि इसकी जांच करने के लिए कार्बन डेटिंग कराई जाए, लेकिन कोर्ट ने अभी अभी इस मांग को खारिज कर दिया, कहा बिल्कुल नहीं कराई जाएगी। और उसका कारण क्या है, क्यों नहीं कराई जाएगी, इस पर अभी जो है डिटेल जो है निर्णय आना बाकी है, लेकिन कार्बन डेटिंग नहीं कराई जाएगी। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि तमाम पक्षों ने, पुरातत्व विभाग ने, सबने कहा था कि पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है। अब फैसले में क्या लिखा है ये देखना है, लेकिन वाराणसी कोर्ट ने, ये बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है, आया है कि ज्ञान वापी मामले में शिवलिंग की जांच के लिए, शिवलिंग है या नहीं, फव्वारा है या नहीं, इसकी जांच के लिए जो कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी, उस मांग को खारिज कर दिया गया है। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। वाराणसी के ज्ञान वापी केस में हिंदू पक्ष को कड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की जांच की मांग खारिज कर दी है
और मुस्लिम पक्ष इसी की मांग कर रहा था कि जो है कार्बन डेटिंग जांच न कराई जाए। दूसरा, अब एक सवाल ये भी उठेगा कि जो वर्शिप एक्ट है क्या उसका पालन किया गया, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रोक लगा दी थी उसका पालन किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। ऐसे तमाम बिंदु हैं जिन पर अभी निर्णय में डिटेल से व्याख्या होगी, लेकिन सच बात तो यह है कि हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा। हालांकि एक बात और बता दें, मुस्लिम पक्ष भी जो विरोध तो कर ही रहा था, बल्कि जो 4 महिला याचिकाएं थी उनमें एक राखी सिंह ने भी कार्बन डेटिंग का विरोध किया था, लेकिन आज वो अंत समय इनके साथ में आ गए, क्योंकि उनको समझाया गया कि नहीं वैज्ञानिक तरीका है ये है, लेकिन आज वो साथ में आ गई, क्योंकि हिंदू पक्ष में भी 2 वर्ग हो गए थे। एक कह रहा था कार्बन डेटिंग होनी चाहिए और दूसरा पक्ष जो राखी सिंह का था वो कह रहा था नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज उन्होंने भी साथ दे दिया। बहरहाल वाराणसी केस में, ज्ञानवापी केस में सबसे बड़ा हिंदू पक्ष को झटका लगा है, और ये झटका इसलिए लगा है क्योंकि कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया है। अब निश्चित रूप से ये मामला हाई कोर्ट जाएगा, आगे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्या होगा, लेकिन एक ऐतिहासिक और एक बड़ा फैसला आ चुका है कि शिवलिंग की जांच के लिए, उसको समझने के लिए कि वास्तव में शिवलिंग है या नहीं है, जो हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग की मांग की थी उसे खारिज कर दिया। उसका कारण ये भी है क्योंकि जो तमाम विशेषज्ञ थे, जैसे कि वाराणसी विश्वविद्यालय के भी जो थे, उन्होंने भी ये कहा था कि पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। कार्बन डेटिंग उसमें होती है जहाँ पर कार्बन हो, जैसे लकड़ी हो, जीव जंतु हो, हड्डियाँ हो, वहाँ तो ही हो सकता, लेकिन बाकायदे और कहीं नहीं हो सकता। इसीलिए कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज किया जाना बताया जा रहा है। खैर फैसला आएगा, लेकिन हिंदू पक्ष ने ये कहा है कि नहीं, हम इसके खिलाफ जाएंगे, हम अपनी मांग को ऊपर तक ले जाएंगे और हमारी मांग सही है। और अब वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, हमारी कार्बन डेटिंग की मांग नहीं थी, हमारा था वैज्ञानिक तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात आ गई है जिसके कारण अब जो है कार्बन डेटिंग की जो मांग थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसी बीच एक बड़ी खबर और आई है कि अगर आप यूँ देखें तो थोक महंगाई दर में मामूली राहत हमको मिली है। अगर हम देखें तो अगस्त में थोक महंगाई दर 12.41 थी, जो सितंबर में घट करके 10.71 हो गई, माने घट गई। इससे बड़ी राहत मिली है, और इसलिए भी बड़ी राहत मिली है कि लगातार थोक महंगाई दर बढ़ रही थी। इसीलिए कई बार रिजर्व बैंक को अपने रेपो रेट में परिवर्तन करना पड़ा। मई में तो 15.88 जो है फीसदी हो गई थी, लेकिन घटते घटते अब सितंबर में 10 जो है पॉइंट या 10.71 हो गई है। लेकिन एक और अगर देखें तो खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में कमी दिख रही है, लेकिन सब्जियों के दाम में कोई कमी नहीं आ रही है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। माने पहले जो 22% थी वो बढ़ करके 39% हो गई सब्जियों के दाम में महंगाई दर। उसका कारण क्या है? कारण ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बारिश हुई है, बाढ़ आई है, उसको मद्देनजर जो है सब्जियों के दाम में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी बात एक और है, जो खुदरा महंगाई दर है, जो
फुटकर उसमें कमी नहीं आ रही है। जहां पर एक समय था जुलाई में 6.74% दर थी, वो अगस्त में 7 हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा और बढ़ गई है, 7.14 हो गई है, बल्कि कुछ लोग तो 7.41 बता रहे हैं। इस पर मतभेद है, लेकिन बहरहाल फुटकर महंगाई दर बढ़ रही है। यही कारण है कि जनता परेशान है, रिजर्व बैंक परेशान है, रेपो रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन थोक महंगाई दर में जो मामूली राहत मिली है उसका क्या असर पड़ेगा, ये अब देखना है। और देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।